में शेड्यूल्ड कास्ट एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सकता। पुलिस का सहयोग करे। रात के सीएट के पेपर चल रहे हैं 26 और 27 तारीख को। पूरा हरियाणा के बच्चे सीएट की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर ये 12 बजे तक डीजे बजाएंगे, इन्होंने तो पढ़ना है नहीं, पढ़ते तो ये आचमारों के बरोबर आते। अगर ये बच्चे पढ़ते तो दानकों के बरोबर भी आते। इन्होंने तो पढ़ना है नहीं, दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। देखो 12 क्वार्टर में जो भी हुआ इंसिडेंट हुआ तो बहुत गलत है, परंतु आम जनसाधारण की सुरक्षा के लिए अगर उस दृष्टि से अगर हम देखें तो हम इस एपिसोड को बहुत गलत मानते हैं। वो गलत इसलिए मानते हैं कि हमें अगर किसी से कोई भय हो, किसी भी उससे ग्रुप से भय हो, किसी आदमी से भय हो, तो हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस हमारी मदद करने, हमारी रिक्वेस्ट पे अगर आती है और वहाँ उस पर भी जानलेवा हमला हो, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में पुलिस महकमे में हमारी किसी टाइप की सुनवाई हो। सरकार ने नियम बनाए हुए हैं, 10 बजे के बाद में डीजे नहीं बजेगा, 11:30 बजे तक डीजे बजाना। किसी आस पड़ोस के व्यक्ति ने शिकायत करी, शिकायत के ऊपर पुलिस आई, पुलिस ने डीजे रुकवाने की कोशिश करी, उन पर जानलेवा हमला हुआ। ये सारा का सारा एपिसोड बहुत हम गलत मानते हैं इसको। इस एपिसोड के और उसके बाद जो सरकार की तरफ से किया वो भी गलत। वो गलत इसलिए मानता हूँ कि आज के बाद जो भी बदमाश मन आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी अगर कहीं भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो कल न उसके परिवारजन भी सरकार से मुआवजे की मांग करेंगे। इस एपिसोड से एक ये परिपाटी चल जाएगी कि जो भी बदमाश होगा, डिक्लेयर्ड बदमाश होगा, जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति का होगा, जेल के अंदर जा कर के आया होगा, अगर वो कहीं मुठभेड़ में मारा जाता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का क्यों न हो, तो फिर उसके परिवारजन, चाहे उसके गांव वाले, उसके जो जाति के जो ग्रुप हैं, फिर वो उसके लिए मुआवजे की मांग करेंगे। जब एक तरफ वो कोई अपराधी मरता है तो उसको फिर मुआवजा मांग करना, मुआवजे की घोषणा करना, सरकार किस दिशा में क्या चाह रही है, सरकार क्या करना चाह रही है इसमें? मुझे तो ये महसूस हो रहा है आज के दिन कि अगर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी ग्वांड में अगर कोई इस तरह की बात होती है तो पुलिस जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि आखिर नौकरी उन्होंने करनी है, बच्चे उन्होंने भी पालने हैं। वो अपने घर से बेघर नहीं है, वो भी किसी की माँ है, किसी के बेटे हैं, किसी के पिता है। वो अपनी जान हथेली पर रख करके न हमारी सुरक्षा के लिए जाते हैं, और हमारी सुरक्षा के दौरान अगर उन पर ये इस तरह की कोई वारदात होती है तो हम इसको उचित नहीं मानते। लड़का एक्सपायर हुआ है, एक सेकंड, लड़का एक्सपायर हुआ है, हमें दुख है इस बात का, चाहे वो अपराधी क्यों ना हो। कहते हैं कि वो 3 महीने की जेल भी रख के आए। इसकी जाँच हो। अगर पुलिस पे भरोसा नहीं है परिवारजनों को, SIT की मांग करे, क्राइम ब्रांच से मांग करे, CBI की मांग करे, कौन रोकता है? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसने उसका मरने का कारण क्या रहा, क्यों मरा वो बच्चा। औरतों पे हाथ उठाया गया है, वो उसको हम गलत नहीं मानते। जब मोहल्ले में इस तरह की कोई चीज़ जाती है, जब उनको पता चल गया था कि पुलिस वालों को कि वहाँ इस तरह के हालात हैं, औरतें बीच में आ सकती, तो उनको महिला पुलिस कर्मचारियों को भी साथ लेके चलना चाहिए था। वो गलती पुलिस के लेवल पे भी हुई है, परंतु हो सकता है कि उस चौकी में रात को हो ही ना हो तो उनको अरेंज करना चाहिए था। ये तो उनकी ड्यूटी भी बनती है। हाँ जी, ये सवाल था मेरा। नहीं, मैंने बताया कि ये तो कानून कहता है कि कोई भी पुरुष जो पुलिस कर्मचारी है वो महिलाओं के बीच में नहीं जा सकता, महिलाओं से पूछताछ नहीं कर सकता। अगर जाना ही है तो उसको कम से कम 1-2 पुलिस कर्मचारी जो महिला के रूप में अपने साथ, उनको भी रखना चाहिए। पहले चौकी को खाली कर दिया गया था एक बार, फिर उसके बाद
वहीं के लोग जो इकट्ठे हो गए उस चौकी को दोबारा फिर वहीं पे शिफ्ट किया गया। आप क्या करेंगे? देखो, मैंने एक चीज़ बताई है आपको, इस एपिसोड के बाद पूरे हरियाणा में सिर्फ दो बातें बहुत उभर करके चलेगी, आएगी, हमें सामना करना पड़ेगा। एक तो जो आंदोलन इस टाइप के होते हैं जिसमें सरेआम गुंडागर्दी झलकती है, वहाँ पुलिस को बोल्ड होकर के काम करना पड़ेगा। अगर कानून व्यवस्था सुधारनी है, कानून व्यवस्था को अपने कब्जे में करना है, तो वहाँ पुलिस को मजबूती से खड़ा होकर के न किसी दाएं बाएं से, किसी पॉलिटिकल लीडर से, क्योंकि संविधान की पालना इन्होंने तो, नेताओं ने तो करनी नहीं है। संविधान की धज्जियाँ तो ये नेता ही लोग उड़ाते हैं। कर्मचारी जो है वो चाहे सिविलियन है, चाहे पुलिस का है, चाहे CRPF का है, चाहे फौज का है, वो संविधान में दिए हुए कानून की पालना उनको करनी पड़ती है। उनकी मजबूरी होती है, वो बंधे होते हैं कानून के दायरे में। अगर इस तरह के प्रोग्रामों में अगर पुलिस सख्ताई से काम करेगी तो कानून व्यवस्था काबू में रहेगी। और इस एपिसोड से कि अगर सरेआम इस तरह से सरकार पुलिस को नीचा दिखा करके किसी एक जाति विशेष को फायदा, या किसी एक लीडर के कहने से कि उस लीडर की कौम का वो बंदा था और वो आता है दाह संस्कार में शामिल होता है और उसके कहने से मुकदमा दर्ज किया जाता है किसी के दबाव में आकर के, तो मुझे नहीं लगता पुलिस कभी भी आम जनसाधारण के लिए सुरक्षा में आगे आएगी। इस चौकी के बंद करने का निर्णय भी प्रशासन ने शायद सोच समझ के लिया था, क्योंकि 12 क्वार्टर का एरिया, मील गेट का एरिया, ढाणी किशन दत्त का एरिया, यहाँ एलिमेंट्स, गलत एलिमेंट्स ज़्यादा रहते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, कैमरे पे कह रहा हूँ, गलत एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर वहाँ से चौकी उठा ली गई तो वहाँ आम आदमियों का, आम जनसाधारण का जीना दूभर हो जाएगा। अब जिन लोगों ने ये रिक्वेस्ट की है, चौकी के आगे धरना दिया है, अब उन लोगों की जिम्मेवारी बन जाती है पुलिस से ज़्यादा कि अपने आस पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मकान के पास इस तरह से असामाजिक तत्वों को उभरने ना दें। पुलिस का सहयोग करें। रात के CET के पेपर चल रहे हैं 26 और 27 तारीख को, पूरा हरियाणा के बच्चे CET की तैयारी में जुटे हुए हैं। अगर ये 12 बजे तक DJ बजाएंगे, इन्होंने तो पढ़ना है नहीं, पढ़ते तो ये चमारों के बरोबर आते, अगर ये बच्चे पढ़ते तो दानकों के बरोबर भी आते। इन्होंने तो पढ़ना है नहीं, दूसरों की पढ़ाई डिस्टर्ब करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, सब 26-27 के पेपर हैं, क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाते? और फिर पढ़ाते हैं नहीं, फिर ये कहते हैं कि हमारे बच्चे आगे नहीं आएंगे। आएंगे कैसे? प्रधान जी, धरने पे चमारों का विरोध हुआ, जैसे बहन कुमारी सैलजा आई तो विरोध हुआ, रजत कलसन आए तो विरोध हुआ। क्या DSC और चमार को अलग कर दिया? बिल्कुल, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। चमारों को और DSC समाज को, पहले हम दुख सुख में एक साथ ही खड़े होते थे, परंतु वर्गीकरण तो पहले भी हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के टाइम में, भजन लाल की सरकार के टाइम में 1994 में वर्गीकरण तो पहले भी हुआ है, परंतु DSC और OSC के बीच में इतना ज़बरदस्त द्वेष पहली बार हुआ है। और इस द्वेष के मुख्य स्रोत जो हैं, कृष्ण बेदी जो कैबिनेट का मंत्री और नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर, और BJP की जो भाईचारा तोड़ने की जो विचारधारा है, ये तीनों चारों इसके लिए जिम्मेवार हैं। रजत कलशन कोई आज नहीं जाने लगा धरने प्रदर्शनों में। जहाँ भी हरियाणा के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर, टोटली शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर कहीं भी ज्यादती होती है, वो बंदा सबसे पहले पहुँचता है अपनी जान हथेली पे लेकर के। वो क्या लेने आया था इनसे? यहाँ बहन कुमारी सैलजा क्या लेने आई थी? एक दुख व्यक्त करने आई थी कि एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना होगी, मैं भी अपनी संवेदना व्यक्त करने जाऊं। परंतु वहाँ भी कृष्ण बेदी जैसे माइंडेड लोग वहाँ बैठे हुए थे जिन्होंने ये काम किया कि हमें चमारों की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त चमारों को एक ही आह्वान करता हूँ कि कुछ दिन सब्र करके अपने घर बैठ जाओ, लड़ने दो इनको अपनी अपनी लड़ाइयाँ अपने अपने तरीके से।
अपने घर बैठो, इंतज़ार करो, बिना बुलाए किसी के मत जाओ। जहाँ इस तरह की बेइज्जती होती है वहाँ तो कतई मत जाओ। थोड़े से दिनों में जब इन्हें ये लगेगा कि तुम्हारे साथ खड़े, सरकार ज़्यादा दिन नहीं खड़ी होती, सरकार ज़्यादा दिन बीजेपी की रहने वाली भी नहीं है। ये सोच रहे हैं कि बीजेपी हमारी वो है, नायब सैनिक को इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उपाधि दे दी कि ये रहेगा ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं होने वाला है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है, और सत्ता के अगेंस्ट जो आम जनता की भलाई चाहता है, जो सामाजिक संगठनों में जो समाज के लिए काम करते हैं, उनकी लड़ाई हर सरकार के साथ होती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे चौटाला की सरकार रही हो, और चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। वो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने जो उनके साथ व्यवहार किया, मैं उसको किसी भी सूरत में उचित नहीं मानता। प्रधान जी, आप ये मानते हैं अगर ये चमारों का विरोध ना होता, ये ना करते वाल्मीकि समाज के लोग, तो बाहर से पब्लिक या नेता आने की जरूरत नहीं थी, शहर वाले संभाल लेते चमारों को? बिल्कुल। ऐसा कौन सा एजिटेशन है जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लीडरों ने इंटरफेयर किया है? अभी आने शुरू है। तो पहले सामाजिक संगठन ही हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते थे और उस लड़ाई को लड़ते थे, जीतते थे, चाहे रिजर्वेशन की लड़ाई हो। और जहाँ सामाजिक मुद्दों की लड़ाई की बात मैं आपको बताऊं, सामाजिक मुद्दों की लड़ाई की अगुवाई हमेशा चमार कम्युनिटी ने की है। दूसरों ने तो साथ जरूर दिया है, अगुवाई हमेशा चमारों ने की है। आज तक अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को जिंदा रखा है तो उसका 95% जो है श्रेय है वो चमार कम्युनिटी को जाता है। बाबा साहब के नाम को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो उसमें 95% जो योगदान है वो चमारों का है। अब तो ये सारे के सारे मानने लगे। लड़ाई ओबीसी की थी, मंडल कमीशन में 27% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लास को मिलनी थी, शेड्यूल्ड कास्ट का उसमें कोई रोल। चालिया साहब, 2 अप्रैल को पूरा भारत बंद था, क्या कभी दलित दोबारे से किसी आंदोलन में पूरा भारत बंद कर पाएंगे? क्योंकि सरकार नहीं कर बांट दी पाएंगे है। कभी भी। अब वो पोजीशन नहीं बनेगी। समस्त शेड्यूल्ड कास्ट एक प्लेटफार्म पे नहीं आएगा। जब तक कृष्ण बेदी जैसे मंत्री बनेंगे हरियाणा में, शेड्यूल्ड कास्ट एक प्लेटफार्म पे नहीं आ सकता। सर, अंत में समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा समाज के लिए एक ही है। अगर आपको कहीं जाने से मान सम्मान मिलता है, आपका स्वाभिमान जिंदा रहता है, तो उस लड़ाई में खुल करके लड़ो। और जहां आपका इज्जत और बेइज्जती होती है, आपको मान सम्मान नहीं मिलता, उससे अच्छा है कि अपने घर बैठ जाओ, बिना बुलाए किसी को कहने का मौका ये मत दो कि हमारे बीच में कुछ फालतू किस्म के लोग आ गए थे। उस फालतू की परिभाषा इन लोगों की सीधी सीधी चमारों के ऊपर थी कि चमार फालतू थे, फालतू हमारे धरने में आए, इस वजह से हम ये नहीं कर पाए। जी, धन्यवाद। शुक्रिया सर।